गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का सेकंड चैप्टर दादी माँ। तो दादी माँ जो चैप्टर है, पहले थोड़ा सा लेखक परिचय कर लेते हैं हम उसका कि कौन उसके लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ जो चैप्टर है उसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जिनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1928 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? स्थान जलालपुर, बनारस, यूपी में हुआ था। नेक्स्ट 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? शिव प्रसाद सिंह को। और 28 सितंबर 2008 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लेखक ने इसमें ये भी क्या है, एक संस्मरण है लेखक का जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो लेखक ने इसमें अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि उनकी दादी माँ कितनी दयालु थी और कैसे स्वभाव की थी। तो उन्होंने दादी माँ के बारे में बताया है। आप देखेंगे कि ना, सब बच्चों के, हमारे या आपके, सबके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं वो। और कहीं पे भी अगर हमारी कोई भी जिद पूरी नहीं होती है या फिर हमें कभी किसी की डांट से बचना होता है, तो हम क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की शरण में चले जाते हैं कि नहीं दादी बचा लो हमें। तो ऐसा होता है ना, सबके साथ में होता है। तो वो क्या करते हैं, वो सब बच्चों को क्या करते हैं, अपनी गोद में छुपा लेते हैं और बच्चे क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादी, नानी, दादाजी, नाना जी, है ना। तो आप उनसे और इस स्टोरी को कनेक्ट करेंगे कि क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। तो लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है, आप ध्यान से सुनेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो लेखक दादी माँ के बारे में बताते हैं कि ये लेखक की दादी माँ है जो कैसी थी, बहुत ही मतलब एजेड थी और वो लेखक को बहुत प्यार करती थी और सबको ही बहुत प्यार करती थी। जो भी परेशानी हो जाती थी तो वो क्या करती थी, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आराम से निकाल लिया करती थी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो लेखक यहाँ पे दिया है इस चैप्टर में कि एक कुछ हिंदी महीनों के नाम दिए हैं। यहाँ पे हिंदी महीनों के नाम का भी इस चैप्टर में जिक्र हुआ है। तो आप सबसे पहले हिंदी कैलेंडर के जो ये नाम हैं वो लर्न करेंगे। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये जो हिंदी मंथ्स के नेम हैं वो इंग्लिश से थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी जो इंग्लिश कैलेंडर में जो वर्ष स्टार्ट होती है वो जनवरी से होती है और जो हिंदी जो हमारा पंचांग का जो कैलेंडर होता है उसमें चैत्र से नववर्ष प्रारंभ होती है। तो इसमें कुछ हम अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखने में तो इस तरीके से ही आते हैं ये, लेकिन लोकल लैंग्वेज में हम इनको, जैसे श्रावण लिखा हुआ है तो उसको सावन बोलते हैं, भाद्रपद को भादों बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इनका वर्णन करते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में अश्विन यानी कि क्वार के महीने का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि क्वार के महीने में जब लेखक के यहाँ पे गांव में एक तालाब था, तालाब में क्या होता था, एक बदबूदार पानी भर जाता था, झाग वाला पानी भर जाता था। तो उसमें सब बच्चे क्या करते थे, वो नहाते थे और वहाँ पे खूब मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे उस गंदे पानी में। एक बार क्या हुआ कि लेखक भी उस गंदे पानी में नहा लेते हैं और नहाने के बाद में फिर वो क्या होता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो जब उनको बुखार आ जाता है तो वो रात में बुखार में परेशान रहते हैं। तो फिर उनकी दादी माँ आती हैं और दादी माँ क्या करती हैं, उनको हाथ पैर उनके कभी हाथ को छूती हैं, कभी उनके पेट पर हाथ फेरती हैं और कभी उनको दालचीनी का लेप लगाती हैं, कभी मतलब वो जो घरेलू उपचार होते हैं उस सारी चीज़ों में क्या करती हैं, वो जुट जाती हैं। तो लेखक जब बीमार हो जाते हैं तो दादी माँ उनकी क्या करती हैं, बहुत ही केयर करती हैं और फिर
उनका क्या करती हैं, वो इलाज भी करती हैं। इलाज किस तरीके से करती हैं, यानी कि देसी नुस्खे उनको बहुत सारे आते थे तो वो उस तरीके से करती हैं। और लेखक को क्या करती हैं, वो कभी वो किसी भी चबूतरे की मिट्टी लाके उनके मुंह में डाल देती हैं। मिट्टी यानी कि कोई भी, जैसे रज बोलते हैं ना उसको, वो उनको लगा देती हैं। कभी उनको खिचड़ी खाने के लिए कहती हैं। तो इस तरीके से वो घरेलू उपचार में लग जाती हैं। एक बार क्या होता है, एक बार एक प्रसंग था, दोपहरी का प्रसंग, जो लेखक देख रहे थे अपनी आंखों से। क्या हुआ था कि दादी माँ रामी की चाची, जो धन्नो चाची थी, उनको क्या कर रही थी, वो बहुत तेज़ डांट रही थी। किस लिए डांट रही थी कि वो उनसे पैसे कुछ उधार लेने आई थी अपनी बेटी की शादी के लिए। तो जब वो पैसे उधार लेने आई थी तो वो जैसे ही दादी माँ के पास आई तो दादी माँ ने उनको डांट के कहा कि हट जा दूर, मैं अभी नहा के आई हूँ। तो वो थोड़ा सा सिक्योर भी रहती थी सबसे, लेकिन मन की बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने डांट दिया उसको, धन्नो को डांट दिया और फिर धन्नो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में लेखक बाहर घूम रहे होते हैं तो जो धन्नो होती है वो दादी माँ को बहुत क्या आशीर्वाद या दुआ दे रही होती है। लेकिन जब लेखक इस बात को सुनते हैं तो वो लेखक धन्नो से पूछते हैं कि दादी माँ ने तो आपको डांटा था, तो आप उनको ऐसे दुआ क्यों दे रही हैं। तो धन्नो बोलती है कि बेटा, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो मन के बहुत अच्छे होते हैं और उनकी डांट भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि दादी माँ ने क्या किया था, दादी माँ पीछे से उनको उनकी लड़की की शादी के लिए 10 रुपये दे आई थी और जो उनके पहले पैसे चाहिए थे वो भी उन्होंने क्या कर दिए थे, माफ़ कर दिए थे। तो दादी माँ ने धन्नो को डांटा सबके सामने, लेकिन पीछे से क्या किया, उनकी हेल्प की। ऐसे ही हमारे घर में भी ऐसे ही होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं कि वो किसी कोई भी जब हम गलती करते हैं या किसी चीज़ के लिए हमें डांटते रहते हैं, लेकिन उस डांट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भलाई छुपी रहती है। तो हमें अपने जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए और एक हमें उनका मतलब प्रेरणा के तौर पे हमें उसको लेना चाहिए कि अगर इन्होंने डांटा है हमें तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो दादी माँ ने उसको डांटा और फिर पीछे से क्या किया, धन्नो की हेल्प भी की। नेक्स्ट प्रसंग आता है इसमें एक विवाह उत्सव का, जिसमें लेखक जब बीमार पड़ जाते हैं तो वो बारात में नहीं जा पाते हैं। बाकी सब लोग बारात में गए होते हैं और आपके यहाँ पे भी ये सारी रिवाज है कि शादी जब बारात लेके चले जाते हैं सब लोग, शादी के माहौल में जब लड़के की बारात जाती है तो पीछे से कुछ लेडीज़ कुछ अभिनय करती हैं। तो उसमें सारी लेडीज़ ही होती हैं वो। तो उसमें ऐसा ही कुछ अभिनय चल रहा था और लेखक बीमार होने का बहाना करके लेटे हुए थे। दादी माँ ने उनको सुला दिया था और पीछे से फिर कोई प्रसंग ऐसा आता है जिससे लेखक को बहुत तेज़ हंसी आ जाती है और सारी जो भी वहाँ पे औरतें होती हैं सबको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ज़रूर छुपा हुआ है। लेकिन दादी माँ उनको क्या करती हैं, उनको छुपा देती हैं। तो दादी माँ कैसी थी, उनकी स्नेह और ममता की मूर्ति थी। वो सबको क्या करती थी, बहुत ही प्यार करती थी। एक बार जब दादाजी उनके एक्सपायर हो जाते हैं लेखक के, तो उसके बाद वो बहुत ही परेशान और उनको सारी चीज़ें, सांसारिक चीज़ों से उनको मतलब मोह नहीं रहता है ज़्यादा और वो अपने आप में ही मतलब चुपचाप और शांत रहना पसंद करती हैं और वो अपना पूरा ध्यान पूजा पाठ में ही बिताती थी। वो मतलब ज़्यादा समय उनका पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। तो दादाजी के चले जाने के बाद में जब लेखक और लेखक के पिताजी दोनों उनकी जो भी जमा पूंजी होती है वो दादाजी के श्राद्ध में लगा देते हैं उसको। उसके बाद में उनके पास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है कि वो पीछे उनको फिर दिक्कतें होने लगती हैं। तो एक दिन लेखक और लेखक के पिताजी दोनों उदास बैठे होते हैं। तब दादी माँ उनको देखती हैं कि ये क्यों उदास बैठे हैं और फिर जब बातचीत होती है उनमें तो दादी माँ उनको क्या करती हैं, अपना सोने का कंगन निकाल के देती हैं और कहती हैं कि ये लो,
हम बुज़ुर्ग लोग अपना आगा पीछा सब देख के चलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास आज है वही हमने सारा खर्च कर दिया, यानी कि अपना पीछा भी हमें सोचना चाहिए। तो वो दादी माँ उनको क्या करती हैं, अपना सोने का कंगन निकाल के दे देती हैं और कहती हैं कि ये लो, अपना जो भी आपको ज़रूरत है उतना इसमें से ले लो। तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ दादी माँ की, लेखक और दादी माँ के बीच की सारी चीज़ कितनी उन्होंने उदारता से और कितने अच्छे से वो मैनेज की है। और नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या होता है, यह सारा जो वृतांत है वो लेखक कब याद करता है, जब उनका भाई किशन वो पत्र लेके आता है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो पत्र पढ़ के ही लेखक काँप उठता है और इस पत्र को पढ़ते हुए ही लेखक को ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि मेरी दादी माँ कैसी थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो हमें इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा, ये जो पाठ है हमने इसके माध्यम से ये सीखा और सभी को सीखना चाहिए कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो सारी चीज़ें सोच के चलते हैं। और दूसरी बात, एक बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी एक छत्र छाया की तरह वो हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, कोई भी हमें दिक्कत है, तो वो हमारी फेस रीडिंग से ही पता कर लेते हैं कि हमारे बच्चे दुखी हैं और क्यों दुखी हैं। तो वो सारी चीज़ें और फिर उनको सॉल्व करने का भी वो सोचते हैं। दूसरी बात, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, डांटना डपटना नहीं चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। दादी माँ जो थी वो पूरे गांव में मतलब गांव की केयर करती थी कि गांव में अगर कोई भी बीमार पड़ जाता था तो वो उपचार के लिए तुरंत ही पहुंच जाती थी। और यहाँ पे इस पाठ में भी एक महामारी फैली थी, पिसूचिका, जिसको हैजा बोलते हैं। तो उस महामारी का वर्णन किया गया है जब दादी माँ ने बहुत हेल्प की थी सब लोगों की। तो दादी माँ सबकी हेल्प करती थी पूरे गांव में, लेकिन वो मन की बहुत अच्छी थी, किसी को कुछ भी कह देती थी लेकिन मन की अच्छी थी। तो ऐसे ही हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, कई बार वो हमें डांट देते हैं या कई बार हमें कुछ भी कहते हैं, तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए और कुछ ना कुछ उनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसी थी लेखक की दादी माँ, और शायद बहुत सारे बच्चों की दादी माँ भी इस तरीके की हो सकती हैं। तो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।